हेलो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जेनेटिक कोड के बारे में, तो उसको हमने अच्छे से समझा था। अब हम जेनेटिक कोड के बारे में एनसीईआरटी में जो लिखा है तो उसको एक बार रीड आउट करते हैं, राइट। तो बच्चों जो आपको ब्लैक लाइनें दिख रही है ये एनसीईआरटी की लाइन होती है, और जो भी रेड कलर में कोई पॉइंट दिखता है वो एनसीईआरटी से एडिशनल पॉइंट होता है, राइट। तो शुरू करते हैं बच्चों। एनसीईआरटी लिखता है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, हमें पता है डीएनए से डीएनए बनता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। और ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जब डीएनए पे आरएनए बनता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ए न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड, तो एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनता है। जैसे रेप्लिकेशन में डीएनए पे डीएनए बनता है, और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए पे आरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन में एमआरएनए के जेनेटिक कोड के अनुसार अमाइनो एसिड जुड़ते हैं और प्रोटीन बनता है, राइट। सो हेंस दीज प्रोसेस आर इजी टू कंसेप्चुअलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, यानी दोनों प्रोसेस पे कॉम्प्लीमेंटेरिटी का नियम लागू होता है, रेप्लिकेशन पे भी और ट्रांसक्रिप्शन पे भी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर यानी आरएनए के ऊपर जो जेनेटिक कोड है उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड को जुड़ना होता है। बट अमाइनो एसिड के बीच में और एमआरएनए के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी का नियम नहीं है, ये एनसीईआरटी ने लिखा है। नाइदर एनी कॉम्प्लीमेंटरिटी एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड अमाइनो एसिड नोर कैन बी ड्रॉन थ्योरेटिकली, यानी हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। सो देयर एग्जिस्ट एम्पल, एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट चेंज इन न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, यानी साइंटिस्टों के पास बहुत सारे प्रूफ थे इस बात को लेकर कि जब न्यूक्लिक एसिड में बदलाव होता है, यानी डीएनए में कोई बदलाव होगा तो ऐसा ही बदलाव एमआरएनए में होगा, और एमआरएनए में बदलाव होने से प्रोटीन में बदलाव हो रहा है। इसका मतलब एमआरएनए और प्रोटीन में अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप के बारे में हालांकि काफ़ी बाद में पता चला। दिस लेड टू जेनेटिक कोड, तो इससे जेनेटिक कोड की जो हाइपोथेसिस है उसका ओरिजिन हुआ। एनसीईआरटी लिखता है इफ डिटरमाइनिंग बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल आखिर क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, इट वाज ए एक्साइटिंग टास्क एंड द प्रोपोजिशन एंड डिसिफरिंग, डिसिफरिंग का मतलब होता है डिकोडिंग, द जेनेटिक कोड वाज मोस्ट चैलेंजिंग टास्क, तो एक काफी चैलेंजिंग टास्क था। कई बार इस लाइन से क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। इन ए वेरी ट्रू सेंस इट इज रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस साइंटिस्ट, जेनेटिक कोड को समझने के लिए कई अलग अलग फील्ड के साइंटिस्टों की जरूरत थी, जैसे फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट और जेनेटिस्ट। सबसे पहले इस जेनेटिक कोड की हाइपोथेसिस को जिस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था वो एक फिजिसिस्ट थे जिसका नाम था जॉर्ज गैमो। ही आर्ग्यू दैट देयर आर ओनली 4 नाइट्रोजन बेस, तो 4 नाइट्रोजन बेस हैं, एंड दे हैव टू कोड 20 अमाइनो एसिड, उनको 20 अमाइनो एसिड बनाने हैं। और ऐसा कब हो सकता है, जब एक कोड में नाइट्रोजन बेस का या न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन हो, तभी ऐसा हो सकता है। हमने देखा था अगर एक कोड में एक न्यूक्लियोटाइड है तो एक ही 4 अमाइनो एसिड बन सकते हैं। अगर एक कोड में 2 न्यूक्लियोटाइड हैं तो 16 कोड बन सकते हैं और 16 अमाइनो एसिड बन सकते हैं। लेकिन अगर एक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, उस केस में टोटल 64 जेनेटिक कोड बन सकते हैं, और उनसे बनेंगे हमारे 20 अमाइनो एसिड। बट कोड का नंबर अमाइनो एसिड से ज़्यादा हो गया क्योंकि कोड डिजनरेट होते हैं, एक अमाइनो एसिड कई सारे कोड से बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो ही सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू फॉर्म 20 अमाइनो एसिड द कोड शुड मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, एटलीस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए, तभी 20 अमाइनो एसिड बन सकते हैं। दिस वॉज वेरी बोल्ड हाइपोथेसिस because permutation combination of 4 की power 3 gives 64 codon and it generate many more codon than required, तो जितना कोडोन चाहिए था उससे ज्यादा बन गया। Providing the proof that code was a triplet, it was a daunting task, daunting मतलब challenging या fearful, यानी जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है
वो इस बात को लेके हैरत अंगेज होगी, वो हैरान होगी कि यार 64 कोडोन क्यों बन रहे हैं जब अमाइनो एसिड 20 ही बनाने हैं। लेकिन फिर भी दुनिया के सामने इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस प्रेजेंट की और उसको बहुत सारे दूसरे साइंटिस्टों ने भी काम किया और फाइनली वो हाइपोथेसिस साबित हुई कि जो एक जेनेटिक कोड होता है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और वो एक अमाइनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, चलिए। सो द केमिकल मेथड, अब मैंने 3-4 साइंटिस्टों के कंट्रीब्यूशन आपको लिखाए थे, अगर आपको ध्यान हो। पहला कंट्रीब्यूशन है हरगोविंद खुराना। ही सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेस, होमोपोलीमर और कोपोलीमर। ये एक्चुअली थी केमिकल सिंथेसिस ऑफ आरएनए। एक डिफाइंड कॉम्बिनेशन में इसने न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा था, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को, और केमिकली लैब के अंदर आरएनए बनाया था जिसको होमोपोलीमर और कोपोलीमर कहा गया। सारे न्यूक्लियोटाइड एक जैसे थे तो उसको होमोपोलीमर, और न्यूक्लियोटाइड अलग अलग जोड़े जैसे यूसी 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 यू, ये वाले मैंने बताए थे, सेरिन ल्यूसिन सेरिन, ठीक है, तो बन गया था कोपोलीमर, राइट। चलिए, तो ये पूरी कहानी यहाँ पे लिखी है। जैसे ये देखो, इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएंगे 2 प्रकार के अमाइनो एसिड, CUC, UCU, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक्स्ट्रा है ये CUC, उसके बाद UC UC UC, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये CUC क्या बनाता है, सेरिन बनाता है। UCU क्या बनाता है, ल्यूसिन बनाता है। CUC फिर क्या बनाएगा, सेरिन बनाएगा, राइट। तो इस प्रकार से इन्होंने 2 अमाइनो एसिड बनाए। तो इस चीज़ को कोपोलीमर कहा गया। 3 U आपस में जोड़े फिनाइल एलानिन बना दिया, ट्रिपल U, इट इज कोड फॉर फिनाइल एलानिन। देन मार्शल नायरनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, ही यूज्ड सेल्फ फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सेल्फ फ्री सिस्टम क्या होता है, लैब में, इन विट्रो। इट हेल्प द कोड टू डिसिफर्ट। इन्होंने क्या किया, लैब में प्रोटीन बनाया। भाई प्रोटीन बनाया होगा तो mRNA भी बनाया होगा। तो देखा कि जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो mRNA जो बना है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है, और mRNA में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ही हम जेनेटिक कोड कहते हैं। तो इसने भी ये बात साबित की। तो एक साइंटिस्ट थे सिविरियो ओकाव, उन्होंने कहा दैट इंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज, एक इंजाइम यूज किया इन्होंने जिसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज, जिसको ओकाव इंजाइम भी कहा जाता है, एंड हेल्प इन पॉलीमराइजिंग आरएनए और फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। मतलब न्यूक्लियोटाइड को इस इंजाइम की हेल्प से जोड़ दिया, ठीक है, इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर यानी विदाउट एनी टेम्पलेट, विदाउट एनी डीएनए टेम्पलेट, बिना किसी डीएनए टेम्पलेट के उसने सीधा अपनी इच्छा अनुसार आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दिया। और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने के बाद इन्होंने बनाया जो आरएनए, उसे कहा गया आरएनए फॉर्म्ड इन विट्रो, यानी लैब में बनाया हुआ आरएनए, और उस एंजाइम को कहा गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज। ठीक है, ये रहा पॉलीन्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज, सॉरी। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिफाइंड कॉम्बिनेशन में, यानी बिना किसी टेम्पलेट के ऊपर डिपेंड, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ा, और इस तरीके से इन्होंने किया एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो तुम्हें ध्यान रखना, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए किसने किया, सिविरियो ओकाव ने। एंजाइम का नाम क्या था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज। नाउ सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड के फीचर क्या क्या थे, हालांकि हम ये सारी चीजें लिख चुके हैं, बट एक बार हमें एनसीईआरटी तो पढ़ना ही होता है। कोड ट्रिपलेट होता है, 61 कोड अमाइनो एसिड बनाते हैं, 3 कोड जो है दे डू नॉट कोड एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं बनाते, उसे स्टॉप कोड कहते हैं। 1 कोड फॉर ओनली 1 अमाइनो एसिड, एक कोड सिर्फ एक अमाइनो एसिड बनाता है, ध्यान रखेंगे। 1 कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड, इट इज अनएम्बिग्यूअस और स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक कोड से एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड बनता है, इसका मतलब जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होता है, और स्पेसिफिक को कहते हैं अनएम्बिग्यूअस। जैसे AUG से मिथियोनिन नहीं बनता है और कुछ नहीं बनता,
ट्रिपल यू से फिनाइल एलानिन बनता और कुछ नहीं बनता, लेकिन फिनाइल एलानिन सिर्फ ट्रिपल यू से नहीं बनता, और से भी बन सकता है, उसे कहा जाता है जेनेटिक कोड इज डिजनरेट। ये तो जेनेटिक कोड डिजनरेट इट मीन्स मैनी अमाइनो एसिड या मोस्ट अमाइनो एसिड, मैनी की जगह आप यहाँ पे मोस्ट लिख सकते हो। मोस्ट अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। ज्यादातर अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोड से बनते हैं, 2 अमाइनो एसिड को छोड़कर मिथियोनिन को और ट्रिप्टोफैन को, जो सिर्फ एक एक कोड से बनते हैं। यानी डिजनरेट कोड वाला रूल मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन पे लागू नहीं होता। ठीक है, चलिए। द कोड रीड इन mRNA इन ए कॉन्टिन्यूअस फैशन, मतलब बिना किसी पंक्चुएशन मार्क, बिना किसी स्पेस, बिना किसी कोमा के इनको लगातार 3-3 के सेट में पढ़ा जाता है। कोड इज नियरली यूनिवर्सल, मीन्स जो जेनेटिक कोड जैसे ट्रिपल यू से फिनाइल एलानिन बनता है बैक्टीरिया में भी और हम लोगों में भी। कुछ एक्सेप्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोटोजोआ में, और कुछ प्रोकैरियोट में भी एक्सेप्शन होते हैं। एयूजी के ड्यूअल रोल हैं। ड्यूअल का मतलब एयूजी मिथियोनिन बनाता है और स्टार्ट कोड का काम करता है, इसलिए हमेशा पहला अमाइनो एसिड किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का वो मिथियोनिन होता है। जेनेटिक कोड 3 का सेट होता है, ट्रिपलेट होता है, और इस प्रॉपर्टी की कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर mRNA के ऊपर कोडोन ये है तो एनसीईआरटी में जो टेबल लिखी है उसको देखते हुए, उसको प्रिडिक्ट करते हुए आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, आपको पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस पता लगाना है। तो ये तो क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। यानी जो ये जेनेटिक कोड है mRNA के ऊपर, उनके अनुसार मिथाइल फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, कह रहे नाउ ट्राई अपोजिट, यानी इसको अपोजिट लिख लो, इसको अपोजिट लिख लो, और उसके बाद अमाइनो एसिड आप ट्राई करोगे तो ल्यूसिन फिनाइल एलानिन, ल्यूसिन फिनाइल एलानिन ये आ जाएगा। ऐसा क्यों, ये कोड के अनुसार, ये एक जेनेटिक कोड, ये एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड। तो टेबल से आप चेक करके देख सकते हो CW से क्या बनता है, ट्रिपल यू से क्या बनता है, ट्रिपल यू से तो फिनाइल एलानिन बनता है, GUA से वैलिन बनता है। ठीक है, चलिए आगे आता है कि जो स्टॉप कोड होते हैं जिसको UGA, UAA और UAG बोलते हैं। ठीक है, ओनली ट्रिप्टोफैन एंड मिथियोनिन आर स्पेसिफाइड बाय सिंगल कोडोन, सही बात है। थर्ड नाइट्रोजन बेस जो है कोडोन का, उसे वोबल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे ज़्यादा सेरिन, ल्यूसिन और आर्जिनिन, ये 3 अमाइनो एसिड हैं जो सबसे ज़्यादा कोडोन यानी 6 कोडोन से बनाए जाते हैं, चाहे आप काउंट करके देख लो, राइट। एनीवे, तो बच्चों ये था जेनेटिक कोड के बारे में एनसीईआरटी रीडिंग। ठीक है, जिससे हमें एक एक लाइन अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, हालांकि कॉन्सेप्ट हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक लिखा है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड के बारे में। किसके बारे में, म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड के बारे में। तो हम पहले लिखते हैं म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, हमें पता है डीएनए का मेकअप जो है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसमें अचानक कोई बदलाव हो जाता है, उसे म्यूटेशन कहते हैं। और डीएनए में जब बदलाव होता है तो उसके अनुरूप mRNA में बदलाव हो जाएगा, और जब mRNA में बदलाव हो जाएगा तो उसके अनुरूप अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है, यानी जो प्रोटीन है, यानी जो एंजाइम है, उसमें बदलाव हो जाएगा। ठीक है, तो यानी म्यूटेशन क्या होते हैं, सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप। क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए बनवाता है प्रोटीन, तो डीएनए में बदलाव मतलब आरएनए में बदलाव, और आरएनए से फिर किसमें, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में बदलाव, राइट। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे कुछ म्यूटेशन के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। अब पॉइंट म्यूटेशन किसे बोलते हैं, देखो वो म्यूटेशन
जहाँ पर वो म्यूटेशन जहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस का रिप्लेसमेंट होता है उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो रिप्लेसमेंट ऑफ वन नाइट्रोजन बेस और न्यूक्लियोटाइड, तो ऐसा म्यूटेशन जब एक नाइट्रोजन बेस या एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर बदलाव होता है, उसका जो रिप्लेसमेंट होता है, उस चीज को हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अब ये पॉइंट म्यूटेशन जो है ये कई टाइप की होती है, जैसे कि एक तो होता है साइलेंट म्यूटेशन। क्या होता है? साइलेंट म्यूटेशन, राइट। अब साइलेंट म्यूटेशन होता है कि न्यूक्लियोटाइड में इस प्रकार से बदलाव हुआ, न्यूक्लियोटाइड में इस प्रकार से बदलाव हुआ कि अमाइनो एसिड में बदलाव नहीं हुआ। यानी इफ इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेम अमाइनो एसिड। हमें पता है एक अमाइनो एसिड कई सारे जेनेटिक कोड से बनता है। एक अमाइनो एसिड कई सारे जेनेटिक कोड से बनता है, जैसे GUG से वैलिन बनता है, और मान लो GA से भी वैलिन बनता है। तो GUG से वैलिन बनता है, देखो मान लो GUG से वैलिन बनता है, और U की जगह A चेंज कर दिया हमने, U की जगह A चेंज कर दिया, तो एक नाइट्रोजन बेस या एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया कि नहीं आया? तो पहले था GUG, अब म्यूटेशन के कारण हो गया GAG, क्योंकि डीएनए में बदलाव आएगा तभी तो mRNA यानी जेनेटिक कोड में बदलाव आएगा। और बदलाव इस प्रकार से आया कि पहले वहां पे GUG बन रहा था mRNA पे, अब वहां पे GAG बन रहा है। लेकिन पता चला कि जो GUG है ये तो वैलिन बनाता है, और पता चला जो GAG है ये भी वैलिन बनाता है। ये मैंने हाइपोथेटिकली माना है, ठीक है, कि मान लो GUG से वैलिन बनता है और मान लो GAG से भी वैलिन बनता है, तो ये चेंज करने के बाद भी वैलिन है, पहले भी वैलिन था, यानी इस म्यूटेशन का पता ही नहीं चलेगा। पहले भी जो अमाइनो एसिड बन रहा था प्रोटीन में, अब भी वही बन रहा है। तो साइलेंट म्यूटेशन क्या हुआ? ये वो पॉइंट म्यूटेशन है जिसका पता ही नहीं चलता। ये वो पॉइंट म्यूटेशन है जिसका पता ही नहीं चलता, उसे हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। यानी म्यूटेशन के बाद भी सेम अमाइनो एसिड बनता है। उसके बाद बच्चों एक आता है नॉनसेंस म्यूटेशन। क्या? नॉनसेंस म्यूटेशन। अब ये नॉनसेंस म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन कर दी और म्यूटेशन करने के बाद स्टॉप कोड बन गया। इफ इट रिजल्ट इन स्टॉप कोडॉन, इफ इट रिजल्ट इन स्टॉप कोडॉन, जैसे कि मैं कहूं ये इस प्रकार से थोड़ा इसको एक और चेंज करना पड़ेगा। ये इस प्रकार से U तो ये किसके कोड हैं? ये कोड हैं किसके लिए? फिनाइलएलेनिन के लिए। मान लो ये फिनाइलएलेनिन के कोड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मान लो एक हम कोड लिख लेते हैं। अब स्टॉप कोड कौन कौन से होते हैं? UAG होता है स्टॉप कोड, ठीक है। स्टॉप कोड कौन होता है? UAG, ठीक है। UAG स्टॉप कोड होता है, UGA स्टॉप कोड होता है, और UAA भी स्टॉप कोड होता है, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, AAA लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर UU लिख लेते हैं, फिर UU लिख लेते हैं। अब समझना जरा हुआ क्या। ये कौन बन रहा है? फिनाइलएलानिन। ये कौन बन रहा है? फिनाइलएलानिन। ये कौन बन रहा है? फिनाइलएलानिन। और AAA से कोई अमाइनो एसिड बन रहा है। अब AAA किसका कोड है वो आप देख के बता सकते हो। AAA किसका कोड है वो आप देख के बता सकते हो। अब मुझे कोड याद नहीं है सारे, तो मैं हाइपोथेटिकली लिखता हूं कि जो AAA है इससे मान लो कोई अमाइनो एसिड बन रहा है, तो आप टेबल के अंदर देख सकते हैं AAA से क्या बनता है। अब यहां भी फिनाइलएलानिन बनता है,
यहां भी फिनाइलएलानिन बनता है, राइट। अब ऐसा म्यूटेशन किया कि ये जो, अब देखो कितने अमीनो एसिड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अमीनो एसिड बन रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा बदलाव किया कि जो ए था इसकी जगह यू कर दिया। म्यूटेशन के कारण जो ए था इसकी जगह यू कर दिया, और जैसे ए की जगह यू कर देंगे तो फिर फर्क देखो, ये भी फिनाइलएलानिन बनेगा, ये भी फिनाइलएलानिन बनेगा, ये भी फिनाइलएलानिन बनेगा, लेकिन ये तो स्टॉप कोड बन गया ना। और जैसे ही बेटा स्टॉप कोड बन जाता है उससे आगे के जो कोड होते हैं वो अमीनो एसिड नहीं बनाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ऐसे आपको एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड का यानी जेनेटिक कोड का सीक्वेंस दे दिया जाता है और बोल देते हैं कि 5वें 7वें 10वें नंबर पे ये नाइट्रोजन बेस इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आप देख लेना कि कहीं रिप्लेसमेंट के बाद स्टॉप कोड तो नहीं बन गया है। और स्टॉप कोड अगर बन गया तो जहाँ पे स्टॉप कोड बन गया उससे पहले के अमीनो एसिड तो ठीक, उसके बाद वाले जितने जेनेटिक कोड हैं वो ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, वो अमीनो एसिड नहीं बनाएंगे। तो क्वेश्चन आता है, ये वाली सिचुएशन दी तो कितने अमीनो एसिड बने, 3 4 5 6, और ये वाली सिचुएशन दी तो कितने अमीनो एसिड बने, 3 ही बने, ये स्टॉप कोड हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं इसी पे क्वेश्चन आता है कि मान लो एक एमआरएनए का सीक्वेंस है, उस पे 999 न्यूक्लियोटाइड है। अब आरएनए के ऊपर 999 न्यूक्लियोटाइड हैं। अगर 999 न्यूक्लियोटाइड हैं तो जेनेटिक कोड कितने बन जाएंगे बेटा, तो जेनेटिक कोड कितने बन जाएंगे, 999 न्यूक्लियोटाइड से 3 से डिवाइड कर दो तो 3 3 3, तो एक तरीके से 333 क्या बन जाएंगे, 333 क्या बन जाएंगे, जेनेटिक कोड बन जाएंगे। इसका मतलब 333 अमीनो एसिड बन जाएंगे। तो क्वेश्चन आया कि 999 999 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है एमआरएनए के ऊपर, 901 को हटा दिया तो कितने अमीनो एसिड पे फर्क पड़ेगा। 901 को हटा दिया तो कितने अमीनो एसिड पे फर्क पड़ेगा, तो 900 तक तो सेम अमीनो एसिड। अब 900 में कितने जेनेटिक कोड बने, 300, और 300 इट मीन्स जो 300 अमीनो एसिड हैं वो तो ऐसे कैसे बनेंगे। लेकिन पहले एक जेनेटिक कोड जो 901 902 903 मिल के बना रहे थे, अब 901 हटा दिया, अब नया कॉम्बिनेशन 902 3 और 4, उससे अगला कॉम्बिनेशन 905 6 7, यानी कि 901 के बाद के सारे कॉम्बिनेशन बदल जाएंगे। इसका मतलब जहाँ से वो न्यूक्लियोटाइड हटाया है, जहाँ से वो नाइट्रोजन बेस हटाया है, उसके बाद के सारे अमीनो एसिड बदल जाएंगे। और इस प्रकार से जो म्यूटेशन होती है बेटा, उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब जो थर्ड नंबर पे आता है, फ्रेम शिफ्ट के बारे में आगे बात करें तो थर्ड नंबर पे आता है नॉनसेंस म्यूटेशन, ये साइलेंट म्यूटेशन। थर्ड नंबर पे आता है बच्चों मिससेंस म्यूटेशन। क्या, मिससेंस म्यूटेशन। अब जो मिससेंस म्यूटेशन होती है, जो मिससेंस म्यूटेशन होती है, इसमें क्या होता है, ऐसा म्यूटेशन जिसमें नाइट्रोजन बेस रिप्लेस करने से, न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस करने से, सिर्फ एक की बात हो रही है, यानी एक नाइट्रोजन बेस या एक न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस करने से दूसरा अमीनो एसिड बन जाता है। इफ इट रिजल्ट in formation of another amino acid, अगर दूसरा अमीनो एसिड बन जाता है, अगर दूसरा अमीनो एसिड बन जाता है तो उसे मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। और ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का मिससेंस म्यूटेशन है।
जहां पर GAG से GUG बन जाता है, GAG से जहां पर GUG बन जाता है, GAG जो बनाता था ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, अब A की जगह U कर दिया, बन गया क्या, वैलिन। ठीक है, तो GAG जो जेनेटिक कोड था, जो कि पहले ग्लूटामेट बना रहा था, GAG से एक्चुअल में क्या बनता है, ग्लूटामेट, तो GAG से पहले ग्लूटामेट बन रहा था, अब GUG आ गया, वैलिन बन गया। अब कितने का चेंज किया, एक ही का तो चेंज किया, लेकिन अमाइनो एसिड तो दूसरा बन गया। अब मैंने ऊपर आपको समझाने के लिए GUG GAG यूज किया था, ये हाइपोथेटिकल था कि अगर सेम ही आ जाए तो उसे हम बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, तो लेकिन एक्चुअल में GAG क्या बनाता है, एक्चुअल में GAG बनाता है ग्लूटामेट यानी ग्लूटामिक एसिड। तो ये वाली चीज एक्चुअल नहीं थी, ये हाइपोथेटिकल थी, मैंने सपोज करने के लिए बोला था। तो एक्चुअल में GAG से बनता है ग्लूटामेट, अब A को रिप्लेस कर दिया U से तो बन गया वैलिन। ठीक है, तो जो RBC होती है वो सिकल शेप हो जाती है। अब ये जो बदलाव है ये किस में होता है, ये बीटा चेन में होता है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। और बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में ये बदलाव होने से जो RBC है वो सिकल शेप बन जाती है, जो RBC है वो सिकल शेप बन जाती है, इसीलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो जरा। देखो, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें जो छठा अमाइनो एसिड होता है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में छठा अमाइनो एसिड होता है, वो ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड होता है, क्योंकि वो GAG कोड से बना है, mRNA पे जो GAG कोड है उससे बना है। लेकिन अगर mRNA पे जो GAG कोड है, जो कि छठे नंबर का जेनेटिक कोड है mRNA पे, किस mRNA पे, वो mRNA जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन बना रहा है, तो GAG की जगह अगर GUG आ जाए तो A की जगह U, भाई मेरे एक ही नाइट्रोजन बेस को तो बदला है, और एक नाइट्रोजन बेस को बदला है तो कोड दूसरा बन गया। अब इससे तो ग्लूटामेट बन रहा था और इससे वैलिन बन रहा था, तो ऐसी म्यूटेशन को बेटा बोलते हैं मिससेंस म्यूटेशन। इसीलिए सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट में कौन सा, मिससेंस म्यूटेशन। यानी पॉइंट म्यूटेशन 3 प्रकार की होती है, साइलेंट, नॉनसेंस और मिससेंस म्यूटेशन, राइट। तो सिकल सेल एनीमिया GAG GUG आने से बना। अब इस वजह से क्या हुआ, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन हीमोग्लोबिन की, जिसमें ग्लूटामेट था छठी पोजीशन पे, अब उस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन हीमोग्लोबिन की उसकी छठी पोजीशन के ऊपर उसके 6 पोजीशन पे ऊपर वैलिन होगा, और वैलिन आने से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदल जाता है, जिससे RBC की शेप बदल जाती है, और ऐसी RBC को सिकल शेप RBC कहते हैं। और सिकल शेप RBC की ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता कम होती है, इस वजह से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार फटाफट बता देता हूं, पॉइंट म्यूटेशन साइलेंट कब होगा, देखो पॉइंट का मतलब ऐसे म्यूटेशन जो एक नाइट्रोजन बेस या एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस करने से, उसमें बदलाव करने से, उसमें चेंज करने से होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया कि मान लो GUG से वैलिन बन रहा है और मान लो GAG से भी वैलिन बन रहा है, सपोज करो। ठीक है, तो या कोई और एग्जांपल ले लो, या कोई मान लो ट्रिपल U है और AUU है, मान लो ट्रिपल U से फिनाइल एलानिन बन रहा है और AWU से भी फिनाइल एलानिन बन रहा है। तो ट्रिपल U से फिनाइल एलानिन बन रहा है, अगर मैंने U को चेंज कर दिया, किससे, मैंने U को चेंज कर दिया A से, पहले भी फिनाइल एलानिन बन रहा था, अब भी फिनाइल एलानिन बन रहा है, इसका मतलब क्या, जो अमाइनो एसिड पहले बन रहा था अब भी वही बन रहा है, तो जो प्रोटीन पहले बन रहा था अब भी वही बन रहा है, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए पता नहीं चलेगा तो साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। ये GUG वाला मैंने एग्जांपल लिया, हालांकि आप ये मत कहना कि GG से वैलिन नहीं बनता सर गुल रहा है, वो बनता है, मुझे पता है, ये मैंने आपको हाइपोथेटिकली समझाने की कोशिश की है। नॉनसेंस में आ जाओ, कह रहा है कि ये एक सीक्वेंस था, ये स्टॉप कोड होते हैं, अगर जो ट्रिपल A था ये, इसमें इस A की जगह मैंने U लगा दिया
तो UA, ये तो स्टॉप कोड बन गया। तो अगर म्यूटेशन के कारण स्टॉप कोड बन जाए तो बेटा उसे नॉन सेंस म्यूटेशन कहते हैं। अगर म्यूटेशन से स्टॉप कोड बन जाए उसे नॉन सेंस म्यूटेशन कहते हैं। और जहाँ पे स्टॉप कोड बन गया उससे आगे का सारा mRNA किसी काम का नहीं रहेगा, उससे अब अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है पेपर में बहुत। मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल देके समझाया भी था। मिससेंस म्यूटेशन ये कब हुआ? अगर नाइट्रोजन बेस का रिप्लेसमेंट वाला म्यूटेशन, यानी एक नाइट्रोजन बेस की रिप्लेसमेंट वाली म्यूटेशन और एक नाइट्रोजन बेस के रिप्लेसमेंट से इस प्रकार से म्यूटेशन हुआ कि जेनेटिक कोड जो पहले GAG बन रहा था उसमें अब GUG बना। अब देख रहे हैं चेंज तो एक ही न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस में हुआ, लेकिन पहले मेरा बेटा ये ग्लूटामेट बना रहा था, अब वैलिन बना रहा है। भाई अमाइनो एसिड ही दूसरा बन गया। जब दूसरा अमाइनो एसिड बन गया इसे मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता है जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, उसका जो छठा जेनेटिक कोड होता है mRNA का, अब mRNA का छठा जेनेटिक कोड बदलेगा तो छठा अमाइनो एसिड भी बदल जाएगा बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का। तो छठे नंबर पे पहले ग्लूटामेट बन रहा था, अब छठे नंबर पे वैलिन बन रहा है। ठीक है, ओके। तो ये तो कि पॉइंट म्यूटेशन। अब बात आती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब होगी? जब एक या दो नाइट्रोजन बेस को या न्यूक्लियोटाइड को डिलीट कर दो या इंसर्ट कर दो, उससे पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाता है। और पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा तो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी बदल जाएगा, उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी की लाइनों पे आते हैं। एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को एक्सप्लेन कर रखा है, देखते हैं। Effect of large deletion rearrangement in a segment of DNA are easy to understand. It may result in loss or gain of a gene or function. सही बात है, यानी म्यूटेशन से बड़े डीएनए के टुकड़े में बदलाव हुआ तो कोई जीन डिफेक्टिव हो सकता है, डिलीट हो सकता है, उसको हम ज़्यादा आसानी से कॉम्प्रीहेंड यानी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। The effect of point mutation will be explained here. A classical example of point mutation is change of single base pair in a gene coding for beta globin. It result in change of amino acid residue glutamate to valine. ठीक है, तो पूरी कहानी मैंने आपको बता दी क्या थी। तो इन बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन फॉर्म, इट रिजल्ट इन सिकल सेल एनीमिया। Effect of point mutation that insert or delete a base in a structural gene can be better understood by this example. अब इस एग्जाम्पल का मतलब हमें समझना बेटा। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है? एक नाइट्रोजन बेस के रिप्लेसमेंट से, डिलीट नहीं किया मैंने, एक को दूसरे से बदला है, तो जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पे तीन प्रकार के पॉइंट म्यूटेशन मैंने बता दिए थे। मिससेंस, सिकल सेल एनीमिया वाला मिससेंस म्यूटेशन होता है जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया अभी, और साइलेंट म्यूटेशन और नॉन सेंस म्यूटेशन। अब यहां पे मान लो ये जो राम हैज रेड कैप, यहां पे मान लो ये तीन तीन क्या हैं? ये तीन तीन सेट हैं आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के, और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को जेनेटिक कोड कहते हैं। तो कायदे से ये बेटा 4 जेनेटिक कोड हैं, और 4 जेनेटिक कोड से कितने अमाइनो एसिड बनेंगे? मान लो A, B, C, D, 4 अमाइनो एसिड बनेंगे। और बोलोगे सर जेनेटिक कोड तो UAA करके होते हैं। पता है होते हैं, समझाने के लिए है, ठीक है, हाइपोथेटिकल है। कह रहा है कि हमने एक लेटर B इंसर्ट कर दिया यहां पे B इंसर्ट कर दिया यहां पे, तो ये क्या हो गया? मतलब एक नाइट्रोजन बेस या एक न्यूक्लियोटाइड हमने इंसर्ट कर दिया। देखो म्यूटेशन हमेशा बेटा डीएनए में होता है, लेकिन डीएनए में म्यूटेशन होता है उसी के कारण तो आरएनए में भी चेंज होगा, और आरएनए में चेंज होगा तो जेनेटिक कोड बदल जाएगा, और उस वजह से क्या हो जाएगा? उस वजह से अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन का सीक्वेंस बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसे समझने के लिए हम किसको रेफरेंस लेते हैं? आरएनए को। हालांकि आरएनए अपने आप थोड़ी ना बदला, डीएनए बदला, डीएनए के बदलने के कारण आरएनए बदलता है। ठीक है, तो ये देखो अगर यहां पे हम B ऐड कर देंगे तो अब नया 3-3 का कॉम्बिनेशन पढ़ो। राम हैज यानी
राम हैज, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अमाइनो एसिड ए था, ये बी था, ये तो ऐसे कैसे बनेंगे। अब देखो बी आने के बाद बी आर ई इनका नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फिर डी सी ए इनका नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसका मतलब ये एक अमाइनो एसिड अलग बन जाएगा। अब मैं इसको सी और डी नहीं बोल रहा, सी डी तो पहले थे, मान लो मैंने इसको बोल दिया ई और एफ, तो नए अमाइनो एसिड बन गए। इससे आगे जितने भी अमाइनो एसिड थे, जितने भी जेनेटिक कोड थे, वो सारे बदल जाएंगे, और वो जेनेटिक कोड बदलने से सारे अमाइनो एसिड बदल जाएंगे। बेटा इस टाइप के म्यूटेशन को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, जहां पे हमने एक न्यूक्लियोटाइड या आरएनए को डिलीट किया है। ठीक है, फिर एक दूसरा एग्जाम्पल लिया कि क्यों ना हम दो न्यूक्लियोटाइड यानी दो लेटर इंसर्ट कर दें बी और आई, यहाँ पे दो इंसर्ट कर दें बी और आई, फिर रिजल्ट क्या होगा। ये दो तो पहले जैसे ही बनेंगे, देखो राम हैज, ये तो ए, मान लो ये बी अमाइनो एसिड। अब देखो बी आई यहां पे आएगा तो बी आई आर नया कॉम्बिनेशन, ईडीसी नया कॉम्बिनेशन, एपी साइड में हट जाएगा। इसका मतलब ये और अमाइनो एसिड बन गए नए। एफ वहां पे यूज किया था, मान लो ये है जी, ये है एच, दो अमाइनो एसिड तो पहले वाले ही है, लेकिन जहां पर बदलाव किया उससे आगे के सारे अमाइनो एसिड बदल गए। हुआ कि नहीं फ्रेम शिफ्ट, पूरा रीडिंग फ्रेम बदल गया ना। तो जब रीडिंग फ्रेम बदल जाता है बेटा म्यूटेशन से, उसे हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये था इंसर्शन का एग्जांपल, जहां पे हमने एक और दो नाइट्रोजन बेस को इंसर्ट करके देखा था। अब हम एक काम करते हैं, पूरा एक जेनेटिक कोड इंसर्ट कर देते हैं, तीन नाइट्रोजन बेस का सेट इंसर्ट कर देते हैं, या यूं कहें तीन न्यूक्लियोटाइड का सेट इंसर्ट कर देते हैं। राम हैज, अब यहां पे बी आई जी जो कि एक पूरा जेनेटिक कोड है वो इंसर्ट कर दिया। नया कॉम्बिनेशन बताओ बेटा। राम हैज रेड कैप, ये जो चारों अमाइनो एसिड हैं ए बी सी डी, ये तो पहले के जैसे ही बन रहे हैं, इनमें तो फर्क ही नहीं आ रहा। सिर्फ एक अमाइनो एसिड एक्सट्रैक्ट हुआ है जो BIG कोड से बनेगा। मान लो इस अमाइनो एसिड का मैंने नंबर रख दिया, 1 नंबर रख दिया, तो ये जो 1 वाला यही तो एक्सट्रैक्ट हुआ है। पहले 4 अमाइनो एसिड तो 5 हो गए, पहले वाले 4 तो ऐसे के ऐसे हैं। बेटा रीडिंग फ्रेम तो नहीं ना बदला, तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब होती है? जब एक या दो नाइट्रोजन बेस को या तो ऐड करें या डिलीट करें। ठीक है, 3 नाइट्रोजन बेस यानी एक जेनेटिक कोड या उसका मल्टीपल, 3 नाइट्रोजन बेस यानी एक जेनेटिक कोड या उसका मल्टीपल यानी 6, 9, 12। अगर इनको हम इंसर्ट और डिलीट करते हैं, उतने अमाइनो एसिड ज्यादा और कम बनेंगे, लेकिन फ्रेम नहीं बदलेगा। तो इसलिए वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में नहीं आते, क्योंकि उससे रीडिंग फ्रेम नहीं बदलेगा। ये देखो आगे डिलीट का एग्जाम्पल लिखा है, कह रहा है ये 4 अमाइनो एसिड थे अपने ए बी, इससे सी बन रहा था, इससे डी बन रहा था। ठीक है, अगर हम अब आर को डिलीट कर देते हैं, आर को डिलीट कर देते हैं, अब नया कॉम्बिनेशन बताओ। राम हैज, ये तो ऐसे कैसे बनेंगे ए और बी। तो अब देखो ई डी सी, ये 3 का नया सेट बन जाएगा, एपी ये नया बन गया। तो ये एक नया अमाइनो एसिड बना और एपी से कुछ बनेगा नहीं। तो इट मीन्स इससे आगे जहां से हमने आर को डिलीट किया था, आर एक नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड है आरएनए का, तो जहां से हमने इस आर को न्यूक्लियोटाइड को डिलीट किया था, जहां से हमने डिलीट किया था वहां से नया रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और उस नए रीअरेंजमेंट के अनुसार 3-3 के नए सेट बन जाएंगे, और उन 3-3 के नए सेट के अनुसार जो भी अमाइनो एसिड आएंगे इधर आ जाएंगे। इट मीन्स यहां भी रीडिंग फ्रेम बदल जाता है। अगर हम इस एग्जाम्पल के अंदर एक नहीं बल्कि 2 को हटा दें, साथ में ई को भी हटा दें, अब नया कॉम्बिनेशन ढूंढो बेटा। राम हैज, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ए और बी तो सेम रहेंगे बेटा। नया कॉम्बिनेशन बनेगा डी सी ए के बीच में, इसका मतलब ये एक नया अमाइनो एसिड बन जाएगा, और आगे जितनी भी चेन होगी
उसके नए सेट बन जाएंगे, यानी ये भी पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा, नए जेनेटिक कोड बन जाएंगे, क्योंकि नए न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस के सेट बन जाएंगे आरएनए के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर ये पूरा रेड ही हटा दें, ये पूरा ही हटा दें, 3 नाइट्रोजन बेस को हटा दो या 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को, 3 नाइट्रोजन बेस का सेट या 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट क्या होता है? जेनेटिक कोड होता है। पूरा जेनेटिक कोड भगा दिया, तो क्या बनेगा? राम हैज कैप बनेगा। पहले 4 बन रहे थे, अब 3 अमाइनो एसिड बनेंगे, लेकिन पहले वाले जैसे ही बनेंगे, एक टोटल में से 1 अमाइनो एसिड कम बनेगा। मान लो यहां पे 100 थे, 100 जेनेटिक कोड थे, मतलब 100 अमाइनो एसिड बन रहे थे। हमने एक जेनेटिक कोड ही गायब कर दिया, मान लो 49 हुआ, तो 49 वाला हमने गायब कर दिया, तो 48 तक सेम अमाइनो एसिड बनेंगे। 49 वाला अमाइनो एसिड नहीं होगा, 50 वाला होगा और उससे आगे के सारे होंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला? क्योंकि जो जेनेटिक कोड बनता है वो नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड के कंटिन्यूअस अरेंजमेंट से बनता है। तो अगर हम बीच में से 1-2 हटा देंगे तो नए अरेंजमेंट बन जाएंगे जेनेटिक कोड के, न्यूक्लियोटाइड के, नाइट्रोजन बेस के, आरएनए के ऊपर, और नए अरेंजमेंट के अनुसार नए अमाइनो एसिड बन जाएंगे। ठीक है, अब बोलोगे सर म्यूटेशन तो डीएनए में होता है। बिल्कुल होता है मेरा बेटा, लेकिन डीएनए में म्यूटेशन होने का रिजल्ट तो आरएनए में दिखेगा ना, और आरएनए में चेंज होने का रिजल्ट हमें प्रोटीन में बदलाव से भी दिखेगा। तो एनीवे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या हुआ? 1 या 2 नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड का आरएनए से गायब हो जाना या एंटर हो जाना, उससे रीडिंग फ्रेम बदल जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक पूरा जेनेटिक कोड जिसमें 3 नाइट्रोजन बेस या 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो एक पूरा जेनेटिक कोड या उसका मल्टीपल डिलीट हो या इंसर्ट हो। डिलीट होगा तो जितने जेनेटिक कोड डिलीट होंगे उतने अमाइनो एसिड कम बनेंगे, या जितने जेनेटिक कोड इंसर्ट होंगे उतने अमाइनो एसिड ज्यादा बनेंगे, बट रीडिंग फ्रेम नहीं बदलेगा। तो एनसीईआरटी ने यह समझा रखा है भाई। ठीक है, आगे लिखा है कंक्लूजन, इंसर्शन डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेस चेंज द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। अभी मैंने बताया, इट इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्शन से फ्रेम शिफ्ट बदल रहा है,